हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और क्लासेस में आपका स्वागत है। और जो लाइव क्लास कर रहे हैं नहीं कर पा रहे थे उनके लिए है। और चैप्टर नंबर 15 हम CMR का पढ़ा रहे थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 CMR का अब पढ़ा रहे थे। चलिए, तो इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ टर्म है जो हम आपको समझा देना चाहते हैं, जो कि माइनिंग मशीनरी से रिलेटेड ही टर्म है। कुछ क्वेश्चंस है जो समझा देंगे। चल देखो, कुछ क्वेश्चन है मशीनरी से रिलेटेड ही, उसको समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक सेकंड। पहला क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्लास में कराए थे, मशीनरी का कुछ सेक्शन पढ़ाए थे। पहला क्वेश्चन है, फ्लेम प्रूफ एपरेटस इनमें से कौन से डिग्री के माइंस के लिए मैंडेटरी है? ठीक है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, है ना। पहला ऑप्शन है फर्स्ट डिग्री, सेकंड ऑप्शन है सेकंड डिग्री, थर्ड ऑप्शन है थर्ड डिग्री, फोर्थ ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड डिग्री। बताइएगा। आपका रेगुलेशन नंबर 208 जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे, यूज़ ऑफ सर्टेन मशीनरी इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस इन कोल माइंस, इससे रिलेटेड ये चैप्टर क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले हम बताते हैं, चैप्टर नंबर 15 जो है, इसको अगर आप निचोड़िएगा तो निचोड़ने के बाद 10 से 12 क्वेश्चन ही निकलेंगे इससे रिलेटेड, यानी 10 से 12 पॉइंट ही निकलेंगे जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है, और चूंकि आप माइनिंग मशीनरी नहीं पढ़े हैं इसीलिए आपको ये सब में से बहुत सा ऐसा टर्म है जो नहीं समझ में आएगा। माइनिंग मशीनरी तो खैर हम पढ़ाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड डिग्री। चलिए, एक बार रेगुलेशन पे हम लोग रेफरेंस डालते हैं। तो रेगुलेशन में 208 जो रेगुलेशन नंबर है, इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि सेकेंड और थर्ड डिग्री का माइंस में फ्लेम प्रूफ एपरेटस इक्विपमेंट ही यूज़ किया जाएगा, और फर्स्ट डिग्री का ऐसा माइंस में जहाँ CI साहब के लिए ज़रूरी हो उस जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं। 208 रेगुलेशन नंबर प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे, वही क्वेश्चन है। अगर कोई मशीनरी का SOP बनाया जाता है और वो SOP फॉलो नहीं हो पाता है, तो इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइएगा। इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है अगर मशीनरी का SOP बनाया गया और फॉलो नहीं हो पाया? पहला आंसर है मैनेजर, दूसरा है असिस्टेंट मैनेजर, तीसरा है ओवरमैन, और चौथा है इंजीनियर। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? ABCD। कोई भी मशीनरी है जिसका SOP बनाया गया है और SOP फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बताइएगा। तो अगर इसका आंसर आप बता रहे हैं इंजीनियर, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसका आंसर इंजीनियर ही होगा। इंजीनियर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर SOP फॉलो नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका रेगुलेशन नंबर 208 से ही बनता है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कभी भी प्राधिकृत इंजीनियर उत्तरदायी होगा अगर SOP कोड ऑफ प्रैक्टिस वगैरह फॉलो नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में सब चीज़ हम अच्छे से समझाए थे। क्वेश्चन नंबर रेगुलेशन नंबर 209 पे चलते हैं। 209 में भी कुछ पॉइंट इसमें है, उसमें कुछ पॉइंट नहीं है। स्पष्ट यही बोला गया है कि मशीन का बनावट देखभाल के बारे में सामान्य नियम। तो बोला गया है कि जो भी फिक्स्ड है, मूवेबल पार्ट है, एंकरिंग है, फिक्सिंग है, फाउंडेशन है, ये सब फिक्स रखा जाएगा। कभी खराबी मिलेगा तो उसको मेंटेन किया जाएगा, तभी इस्तेमाल किया जाएगा। ख़राब मशीन का हम यूज़ नहीं करेंगे, सब चीज़ फिक्स रहेगा। ठीक है, अगर कभी यही सब चीज़ इसमें पूरी लिखा हुआ है। तो इसमें भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ही है, इसमें कोई पॉइंट आपका नहीं मिल रहा है, तो इस रेगुलेशन को आप स्किप कर सकते हैं। अगला है प्रेशर वाले उपकरण। तो यहाँ पे हम आपको कुछ समझाना चाहेंगे। चलिए, देखो, जो भी मशीनरी में प्रेशर इस्तेमाल होता है, जिस मशीनरी में हम प्रेशर का यूज़ कर रहे हैं, तो प्रेशर किस किस टाइप का हो सकता है? प्रेशर जनरली 2 टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है या तो हम कंप्रेसर से प्रेशर दे रहा हूँ, कंप्रेसर यानी कि एयर कंप्रेसर से, यानी कि हवा का यूज़ करके हम प्रेशर दे रहा हूँ, तो हो गया। और दूसरा हो जाएगा स्टीम का प्रेशर, यानी कि कोयला से जो बनता है स्टीम, उसका अगर हम प्रेशर दे रहे हैं तो वो हो जाएगा। कोई भी मशीनरी अगर चलता है तो उसका 3 गो फ्यूल होता है। ठीक है, 3 फ्यूल से वो मशीनरी चल सकता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल से चलता है, इसी तरह कोई भी मशीन चलाते हैं तो 3 चीज़ से चल सकता है। पहला होता है इलेक्ट्रिसिटी,
दूसरा होता है एयर कंप्रेसर, यानी कि हवा का दबाव से आप चला सकते हैं। और तीसरा जो चीज़ है वो है स्टीम यानी भाप से। यही तीन चीज़ है जिसका हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं और इससे हम लोग चलाते हैं। ठीक है, चलिए बाकी मीथेन उथेन वाला अभी फ़िलहाल नहीं है। मिशनरी में ये तीन चीज़ है जो हम लोग ब्रॉडली इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम प्रेशर से चला रहे हैं कोई चीज़ को, तो प्रेशर के लिए हमको पाइप का ज़रूरत पड़ेगा। कोई पाइप होगा, उसमें से हम कोई चीज़ गुजार रहे होंगे, अलग बात है, या तो वो एयर होगा या तो वो स्टीम होगा, भाप होगा। तो दोनों चीज़ को अगर हम गुजार रहे होंगे तो एक पाइप के जरिए गुजार रहे होंगे। और पाइप से कहीं पतला पाइप होगा, कहीं मोटा पाइप होगा, और कहीं कहीं भाल्व लगा होगा। ठीक है, कहीं कहीं क्या लगा होगा, कहीं कहीं भाल्व लगा होगा। ठीक, तो वही भाल्व के बारे में आगे आप पढ़िएगा कि जो भाल्व होता है, ठीक, ये भाल्व आपका एक होता है प्रेशर स्क्रू भाल्व। मतलब इस भाल्व को आप नट से कसते हैं तो प्रेशर बढ़ता है घटता है। ठीक है, इससे आप प्रेशर को बढ़ाते हैं घटाते हैं, है ना। तो ये सब कहलाता है प्रेशर स्क्रू भाल्व, है ना। चलिए अब हम लोग रेगुलेशन पे बढ़ते हैं और समझते हैं जितना समझ पाएंगे आप। देखिए 210 रेगुलेशन में बोला गया है प्रेशर अंडर एटमॉस्फेयर एपरेटस अंडर प्रेशर, यानी कि प्रेशर से चलने वाले एपरेटस के बारे में कुछ नियम है। सबसे पहले बोला गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक प्रेशर होना चाहिए कोई भी अगर मशीनरी आप चला रहे हैं तो उसमें। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद बोला गया है कि कभी भी विस्फोट या हानिकारक गैस पैदा करने का खतरा ना हो, ऐसा गैस का हम इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि मीथेन गैस को हम कंप्रेस करके उससे हम चलाएंगे, है ना। ऐसा गैस का इस्तेमाल करेंगे जिससे कभी खतरा ना हो, प्रेशर से कोई ब्लास्ट का या एक्सप्लोजन का खतरा ना हो, ऐसा हम इस्तेमाल करते हैं। एक है एयर रिसीवर। कंप्रेस्ड एयर प्लांट के लिए हमको एयर रिसीवर लगाना पड़ता है। एयर रिसीवर मतलब ऐसा जगह जहाँ पे हवा हम भेज रहे हो पर्टिकुलरली। ठीक है, इसके लिए कुछ सेफ्टी वाल्व होते हैं। सेफ्टी वाल्व इसको मेंटेन रखता है। ठीक है, तो प्रेशर स्क्रू वाल्व का इस्तेमाल करते हैं, है ना। फिर आगे बोला गया है कि जो भी एयर रिसीवर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इंजीनियर या सक्षम व्यक्ति इसका जांच करेगा हाइड्रोलिक टेस्ट करके, और हाइड्रोलिक टेस्ट में 1.5 गुना दबाव पर कंट्रोल कर सकता है। 3 साल के अंतराल पे इसका हम लोग टेस्ट किया जाता है। क्या चीज़ लिखा है समझते हैं यार, इसको ऐसे नहीं समझिएगा, समझते हैं। मान लीजिए ऐसा है, ये एक पाइप है, इस पाइप में आप एक भाल्व लगाए हैं। क्या लगाए हैं? भाल्व लगाए। ठीक है, इस भाल्व को आप ढीला करते हैं, टाइट करते हैं, तो इससे किसी एक इंस्ट्रूमेंट में या कोई एक मान लीजिए बड़ा सा सिलेंडर है जिसमें हवा जा रहा है। ठीक है, हवा उसमें जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एयर रिसीवर। कंप्रेस्ड प्लांट में लगाया जाता है एयर रिसीवर। ठीक है, तो अब समझिए जो आपका एयर रिसीवर है, इस एयर रिसीवर का एक जांच होता है, उस जांच का नाम है हाइड्रोलिक टेस्ट। क्या नाम है? हाइड्रोलिक टेस्ट। ठीक है, हाइड्रोलिक टेस्ट बेसिकली कब किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, कितना समय पे किया जाता है, बस यही इंपॉर्टेंट है। कैसे होता है उतना डिटेल में नहीं जानना आपको, हालांकि हम शॉर्ट में बता देते हैं आपको। जो एयर प्रेशर वाला भाल्व होता है, उस भाल्व में वजन डाला जाता है हाइड्रोलिक के थ्रू, और जो कंप्रेसर वाला ये होता है उस पर वजन डाला जाता है हाइड्रोलिक के थ्रू। तो उतना डिटेल में नहीं जानते हैं अभी, फिलहाल हम लोग यही जानते हैं कि एयर रिसीवर जो होता है उसका हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है, हाइड्रोलिक टेस्ट। ठीक है, हाइड्रोलिक टेस्ट हर 3 साल के अंतराल पे होता है। कितने साल के अंतराल पे होता है? 3 साल के अंतराल पे होता है। एयर रिसीवर का जो टेस्ट होता है हाइड्रोलिक टेस्ट, वो 3 साल के अंतराल पे होता है। कौन करता है? कंपिटेंट पर्सन। कौन करता है? कंपिटेंट पर्सन। इसमें कंपिटेंट पर्सन इंजीनियर हो सकता है, मैकेनिकल वाला हो सकता है। एक बार फिर से इस पॉइंट को रिपीट करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एयर रिसीवर, एयर रिसीवर जिसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बेसिकली कंप्रेसर वाला में। ठीक है, कंप्रेसर वाला सिस्टम में हम लोग एयर रिसीवर का इस्तेमाल करते हैं। कंप्रेस्ड प्लांट में, कंप्रेस्ड प्लांट में इसका उपयोग करते हैं। एयर रिसीवर का जो जांच होता है, टेस्टिंग होता है, उस टेस्टिंग को क्या कहते हैं? उस टेस्टिंग को कहते हैं हाइड्रोलिक टेस्टिंग। हाइड्रोलिक टेस्ट। हाइड्रोलिक टेस्ट कितने समय अंतराल पे किया जाता है? 3 साल के अंतराल पे किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कंपिटेंट पर्सन के द्वारा किया जाता है। बस इस चीज़ को आप रट लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। जरूरत नहीं है कि आपको पूरा डिटेल में एक एक चीज़ को समझिए। मशीनरी वाला सेक्शन है, बहुत सारा मशीनरी आपका काम का है, बहुत सारा नहीं है काम का। तो जो काम करनी है उसका डाटा रट लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो रेगुलेशन नंबर 15 में आपको रटने वाला चीज़ बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 में। हाँ चलिए, ओके।
हाइड्रोलिक टेस्ट जब होता है तो बेसिकली हाइड्रोलिक लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, इमल्सन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कोशिश ये रहता है कि कभी ब्रस्ट ना हो, आग ना निकले उससे, ये सब मेरा मेन टारगेट रहता है। तो अब आते हैं रेगुलेशन पे। देखो रेगुलेशन में ये सब पॉइंट दिया हुआ है। हाइड्रोलिक टेस्ट जो होता है वो 3 साल के अंतराल पे किया जाता है, ठीक है। ये आपका एयर रिसीवर का टेस्ट होता है ना, इसको हाइड्रोलिक टेस्ट कहते हैं, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है? तो सक्षम व्यक्ति के द्वारा में ये टेस्टिंग किया जाता है, ठीक है। इंजीनियर या सक्षम व्यक्ति द्वारा किया जाता है। चलिए, बाकी इसमें कोई खान का प्रत्येक जो उपकरण है उसका हाइड्रोलिक टेस्टिंग, हाइड्रोलिक दर्ब या इमल्सन के द्वारा उसका टेस्टिंग किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा होता है कि खान में आग लगने का खतरा ना हो। तो देखो यार, एक चीज़ समझ लो, एक चीज़ समझ लो पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 15, इसमें आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको रटना पड़ेगा। बहुत सारा चीज़ है जो आप नहीं समझ सकते क्योंकि वो मशीनरी सेक्शन है, मशीनरी में अभी डिटेल में घुसना पड़ेगा, तो इसमें रटना पड़ेगा। रटना भी क्या क्या पड़ेगा? मुश्किल से 10 से 12 पॉइंट निकलेगा पूरा रेगुलेशन चैप्टर नंबर 15 में, जो आपको रटना पड़ेगा। तो आप जब रेगुलेशन को पढ़िएगा तो आपको बहुत सारा चीज़ समझ में नहीं आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको इग्नोर करना है। कुछ कुछ डाटा जो है जो हम बताते चल रहे, बस उसको याद रखिएगा। कुछ चीज़ नहीं भी समझ में आ रहा है तब भी उसको याद रखिएगा। यहाँ पे यही उपाय है। जैसे केमिस्ट्री में फार्मूला रटते थे ना, समझ में तो नहीं आता था लेकिन रटते थे, बिल्कुल वहाँ पर यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, ठीक है। चल, अब आते हैं 211 रेगुलेशन नंबर में, मशीनों के चलते हुए भागों के बारे में सावधानियां। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि चलते हुए मशीन के बीच में कोई नहीं आएगा। अगर कहीं मशीन चल रहा है तो उसके आसपास से आदमी को जाना है तो फेंसिंग लगाया जाएगा, गार्ड लगाया जाएगा ताकि खतरा ना हो, ठीक है। अगर कभी भी सब चीज़ में लगातार जांच होते रहेगा गार्ड का या फेंसिंग का, कभी भी खतरा दिखे तो उसका तुरंत मरम्मत कराया जाएगा, है ना। कभी स्टॉपर है, पाउल है, रिलाइटेबल होल्डर है, ये सब समझ में नहीं आएगा क्योंकि मशीनरी का डिटेल सेक्शन है, ठीक है ना। तो वो सब का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। सुपरवाइजरी स्टाफ, इंजीनियर, ये सब को छोड़ के कोई भी अनऑथराइज्ड आदमी रख रखाव या जांच नहीं करेगा, ठीक। मशीन का जो एडजस्टमेंट होता है, सफाई देना होता है, उसका ऐसे किया जाएगा सक्षम व्यक्ति का नज़र में कि कोई चोट ना लगे, इस चीज़ का भी हम देखेंगे, है ना। कोई भी आदमी अगर मशीन चालू करता है तो उससे पहले अगर उसका बेल्ट है, यानी ड्राइविंग बेल्ट जिसको बोलते हैं, जैसे कार चलाते हैं तो बेल्ट लगाते हैं ना, उसी तरह से सीट बेल्ट, उसी तरह से जो ड्राइव करता है मशीन उसका एक बेल्ट होता है, उस बेल्ट को लगा के रखेगा, एडजस्ट करके रखेगा अपने हिसाब से, है ना। कोई भी आदमी मशीन के सामने ढीला कपड़ा पहन के नहीं जाएगा, है ना। कोई भी अप्राधिकृत व्यक्ति मशीन घर में यानी इंजन घर में नहीं घुसेगा। ये सब कुछ कॉमन पॉइंट है जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, वही इस पूरा का पूरा रेगुलेशन में है। 211 रेगुलेशन नंबर में यही लिखा हुआ है। इसमें कोई पॉइंट नहीं है जो आपको याद करना है जिससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आप पूरा का पूरा पढ़िए, आपको वही सब मिलेगा। देखिए, कोई भी अनऑथराइज आदमी को ढीला कपड़ा नहीं पहनेगा, अनऑथराइज आदमी इंजन रूम में नहीं घुसेगा, इंजन रूम में इनफ्लेमेबल मटेरियल नहीं रखा जाएगा, हाईली इनफ्लेमेबल मटेरियल नहीं रखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद उसका जो रख रखाव होगा वो इंजीनियर के नज़र में किया जाएगा। आगे आप देखिएगा तो आपको वही मिलेगा, आई होप, है ना। देखिए, अनऑथराइज आदमी ऑथराइज आदमी ही रख रखाव करेगा, गार्ड को उचित से रख रखाव, गार्ड मतलब फेंसिंग होता है, फेंसिंग को सही से देखेगा। कोई आदमी फेंसिंग से टच होकर नहीं जाएगा जिसको खतरा हो सकता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है 211 रेगुलेशन नंबर में, एक भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जो पूछा जा सकता है, ठीक। अब आते हैं 212 पे। तो एकदम माइंड नहीं करना है कि सर स्किप कर रहे, स्किप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पढ़ के करोगे क्या यार, जब तुम्हारे काम का नहीं है तो फिर चाहो तो पढ़ सकते हो। आपको समझा दिए ना, बेसिकली हम हर रेगुलेशन को पढ़ा ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ दे रहे हैं, रेगुलेशन को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें पॉइंट नहीं है तो उतना डिटेल में टाइम देने का उसका कोई मतलब नहीं बनता है। पॉइंट रहे तो टाइम दिया जाए। रेगुलेशन नंबर 212 कहता है इंजन घर और उसके निकास मार्ग। ये थोड़ा सा पॉइंट वाला है। इसमें क्या है कि जहाँ पर भी इंजन घर होता है, जिसके अंदर में इंजन रखे हैं आप, उसको कहेंगे इंजन घर। तो कहा गया कि इंजन घर के अंदर में कभी भी हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल को नहीं रखेंगे, यानी अति ज्वलनशील मटेरियल को नहीं रखेंगे। इसके बाद जो भी रास्ता होता है इंजन घर में कम से कम 2 रास्ता होगा। जो भी इंजन घर होता है उससे निकलने के लिए कितना रास्ता होगा? 2 रास्ता। एक इंजन घर है
ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंजन हाउस जो होता है उससे निकलने के कम से कम 2 रास्ते होते हैं, घुसने निकलने का 2 रास्ता होता है। तो अगर एक रास्ता ब्लॉक हो जाए, टूट जाए, आग लग जाए तो दूसरा रास्ता से आदमी भाग सकता है। तो याद रखिएगा इंजन घर में घुसने का कम से कम कितना रास्ता है, 2 ठो रास्ता है। इंजन घर में हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल नहीं रखना है। तो 212 आपका इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ पॉइंट का बात है, ठीक है। तो जिसमें पॉइंट का बात है उसी को पढ़ना है, पॉइंट का बात नहीं है दरकिनार कर देना है। मशीनों का संचालन और उसकी जांच, मशीनों का संचालन और उसकी जांच। तो बोला गया है भैया वर्किंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ मशीनरी। सक्षम व्यक्ति लगातार निगरानी रखेगा, अगर उसके नज़र में कोई मशीन चल रहा है तो उस पर लगातार नज़र रखेगा कि मशीन से कोई खतरा ना हो, है ना। उसके बाद बोला गया है कि सेकेंड और थर्ड डिग्री, इसमें भी पॉइंट है कुछ कुछ। सेकेंड डिग्री में और थर्ड डिग्री माइंस में अगर कोई मशीन को देख रहा है, मशीन है, सिग्नलिंग बत्ती है, यंत्र सिग्नलिंग मैनेजमेंट है, ठीक है, ऐसा कुछ भी चीज़ है, तो उसको देखने वाला आदमी गैस टेस्टिंग होल्डर होना चाहिए। यहाँ पे आपको शायद क्लियर ना दिखे तो हम थोड़ा सा आपको ले चलना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या बोले अभी हम थोड़ा देर पहले, अभी आपको हम बोले कि कोई माइंस अगर सेकेंड डिग्री का है या फिर थर्ड डिग्री का है, उसमें क्या काम कर रहा है, कोई मशीन को ऑपरेट कर रहा है, कोई मशीन को ऑपरेट कर रहा है, ठीक। जो मशीन किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ठीक है। या फिर टेलीफोन को देख रहा है, टेलीफोन अरेंजमेंट में काम कर रहा है, या फिर सिग्नलिंग अरेंजमेंट में काम कर रहा है, सिग्नलिंग अरेंजमेंट में काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सब में जितना भी आदमी है ना, ये सब में जितना भी आदमी है सब जीटी होल्डर होना चाहिए। कौन होना चाहिए, जीटी होल्डर होना चाहिए। अगर 1 डिग्री है तो क्या जरूरी है, नहीं, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री में जो भी आदमी मशीन चला रहा है, जो बिजली से चलता है, टेलीफोन चला रहा है, सिग्नलिंग अरेंजमेंट चला रहा है, ऐसा कुछ भी कर रहा है, निगरानी कर रहा है या चला रहा है, सुपरविजन कर रहा है, उसके पास गैस टेस्टिंग होल्डर होना चाहिए, गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है कि क्या माइनिंग सरदार या माइनिंग डिसिप्लिन का आदमी के लिए जीटी जरूरी है, ऐसा नहीं है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए भी जीटी जरूरी है, फॉरमैन के लिए भी जरूरी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी जरूरी है। जो भी आदमी बिजली वाला कोई काम धाम करता है भैया उसके लिए जीटी जरूरी है, अगर वो सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री का माइंड सेट तो, ठीक, समझ गए। अगला पॉइंट बोला गया है कोई भी मशीन, उपकरण, साधन का चार्ज वाला व्यक्ति काम शुरू करने से पहले देख लेगा कि भैया सब कुछ सही है कि नहीं है। जैसे कोई गाड़ी चालू कर रहा है तो गड़िया देख लेगा कि गाड़ी में ब्रेक ठीक है, क्लच ठीक है, ब्रेक ठीक है, लाइट ठीक है, बैक लाइट ठीक है ना, सब कुछ सही है कि नहीं। तो जब भी कोई गाड़ी स्टार्ट करेगा, जो भी चार्ज वाला आदमी है जो उस गाड़ी को चलाने वाला है, चलाने से पहले एक बार देख लेगा चला के कि सब सही है कि नहीं, पहले खोल खाल के सब देख लेगा। इसके बाद बोला गया है कि 7 दिन में, हर 7 दिन में एक बार जितना भी मशीन है सबका इंस्पेक्शन किया जाएगा एक सक्षम व्यक्ति के द्वारा। जो भी मशीन है, मोटर है तो मोटर का इंस्पेक्शन होगा, एसडीएल है तो एसडीएल का इंस्पेक्शन होगा, एलएचडी है तो एलएचडी का इंस्पेक्शन होगा। हर 7 दिन में एक सक्षम व्यक्ति जाएगा और जाके उसका संपूर्ण इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है। चलो ये कुछ पॉइंट थे जो इसमें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम टाइम देंगे, यहाँ पे हम आपको टाइम दिए, क्यों दिए यहाँ पे टाइम, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये रेगुलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हम आपको वहाँ पे टाइम दिए पर्टिकुलर, है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप, है ना। चल एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा स्क्रीन ब्लैक आ रहा होगा, ड्राइव को ओपन कर लेते हैं। चलिए देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट रेगुलेशन है ना उस पर टाइम देना बनता है, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है, फालतू का रेगुलेशन खींच रहा है बस बिना मतलब का, उस पर टाइम देने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। चलिए अब स्क्रीन पे आ रहा होगा सब कुछ, ठीक है। चलिए तो मशीनरी वाला 208 रेगुलेशन नंबर हो गया, 209 हो गया, 210, 211 भी हो गया, 212 भी हो गया, 213 भी अभी हम कराए हैं। चलिए 214 पे आते हैं आज, ठीक है। थोड़ा समय का भी दिक्कत है, बाकी आपका रेगुलेशन जैसे कि हमने कहा था 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाएगा, तो देखिए आज हो जाएगा। आज अब आपका मात्र 2 चैप्टर बचेगा, ठीक है, जिसमें 16 नंबर का जो चैप्टर है एबेंडेंट वाला वो आप छोड़ भी सकते हैं, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। माइनिंग सरदार ओवरमैन के लिए, मैनेजर सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हम पढ़ा देंगे, मेरा काम है पढ़ाना, तो हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है, डोंट वरी। और
चैप्टर नंबर 7 आपके लिए फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है। चैप्टर नंबर 16 आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, बट फिर भी पढ़ा देंगे, वीडियो लेक्चर डालना है तो डाल देंगे, ठीक है। तो 214 भी हम समझ ही लेते हैं यार, है ना। 214 में बोला गया है कि जब कभी भी कोई मशीन चलाया जाएगा, चाहे रूप बोल्टिंग हो, कटिंग हो, कंटिन्यूस माइनर हो, लॉन्गवाल फेस हो, स्क्रबर हो, कोई भी मशीनरी अगर चलाया जाता है तो उसमें मीथेन मॉनिटर लगाया जाएगा, ठीक है। हर अंडरग्राउंड माइंस में अगर हम कोयला काटने का कोई भी मशीन लगा रहे हैं तो उसमें मीथेन मॉनिटर लगाया जाएगा। मीथेन मॉनिटर का क्या काम है? मीथेन मॉनिटर का काम है मीथेन को लगातार मॉनिटर करना, तो मीथेन को लगातार नज़र रखना मीथेन गैस पे, वो काम है उसका, ठीक है। जिस जगह पे कोई मशीनरी चल रहा है उस जगह पे पर्याप्त लाइटिंग रहेगा, चाहे ओपन कास्ट हो अंडरग्राउंड हो, लाइटिंग का व्यवस्था किया जाएगा। कोयला काटने के लिए या रूप सपोर्ट करने के लिए, वाटर स्प्रे करने के लिए, डस्ट कलेक्टर, एयर स्क्रैपर जितना भी है सब का सब इंजीनियर के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा या कोई सक्षम व्यक्ति के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। बाकी उसके बाद बोला गया है रिमोट सेंसिंग डिवाइस से हम कंट्रोल करेंगे, जो भी कोयला काटने वाटने वाला मशीन है उसका रिमोट कंट्रोल डिवाइस होता है, ठीक है, उससे हम ऑपरेट करेंगे। और रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट करने के लिए हमको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, जो भी मेरा वर्कर है उसको हमको क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं, इसमें कुछ कुछ पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट हम क्या बोले? कटिंग मशीन जितना भी है, ठीक, कोयला काटने वाला मशीन है, ये सब मशीन में मीथेन मॉनिटर लगेगा, मीथेन मॉनिटर लगेगा, चाहे वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सा डिग्री का माइंस है। जितना भी मशीनरी है जिसको भी कोयला काटने का काम करता है उसमें मीथेन मॉनिटर लगाया जाएगा। सेकंड बोले कि जो भी मशीनरी है उस सब में लाइट रहेगा, एडुक्वेट लाइट का व्यवस्था रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम बोले हैं कि जितना भी मशीनरी रहेगा, है ना, वो आपका जो कटिंग वाला मशीनरी है, कोल काटने वाला मशीन है, जैसे लॉन्गवाल हो गया, कंटिन्यूस माइनर हो गया, सब जितना भी है इसको रिमोट से चलाया जाएगा। किससे चलाया जाएगा? रिमोट से। एक बड़ा सा एटीएम टाइप का रहता है रिमोट, और रिमोट सेंसिंग के थ्रू इसको ऑपरेट किया जाएगा। और रिमोट सेंसिंग का जो ट्रेनिंग है, जो भी ऑपरेटर होंगे उसको पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के दौरान रिमोट सेंसिंग का ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। और ट्रेनिंग के लिए स्कीम भी बनाया जाएगा, ट्रेनिंग स्कीम, उसी के तहत ट्रेनिंग ये दिया जाएगा। एक बार में पूरा माइंस खाली नहीं करना है, धीरे धीरे करके फेज़ बाय फेज़ ट्रेनिंग दिया जाएगा। सबका सेफ लोकेशन होगा, एक सेफ लोकेशन में ही और सभी के सभी काम होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। तो 214 रेगुलेशन नंबर में यही पॉइंट लिखा हुआ है सारा का सारा जो हम अभी आपको बताए हैं। 214 नंबर पे भी कुछ खास पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है कि मीथेन मॉनिटर लगाया जाएगा जितना भी कटिंग मशीनरी है उसमें, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर इसको ख़त्म कर देंगे। अगला क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर के और कूदेंगे, चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 आप कमेंट करके बता दीजिएगा एक बार कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। आपको शॉर्ट में बता देते हैं, माइनिंग सरदार का जो सिलेबस है और जो ओवरमैन का सिलेबस है, एक सेकेंड, जो भी माइनिंग सरदार का सिलेबस है या फिर ओवरमैन का सिलेबस है, उसके लिए चैप्टर नंबर 16 इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आप चैप्टर नंबर 16 को पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 2-4 टर्म है वो हम कभी बाद में समझा देंगे, ठीक है। तो आप अगर चाहे तो स्किप कर सकते हैं। हालांकि आप बोलिएगा कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, चैप्टर 16 आपको पढ़ना है कि नहीं। खाली कमेंट में ये नहीं मैसेज कीजिएगा पढ़ना है नहीं पढ़ना है, बोलिएगा चैप्टर 16 पढ़ा दे कि छोड़ दे, है ना, बस इतना बताइएगा, हम आपको उसी हिसाब से आगे रिस्पॉन्ड करेंगे, वीडियो बना देंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। और एक चीज़ देखो यार, सीएमआर को हम कुछ दिन से, आप अगर गौर किए होंगे तो हम लाइव लेक्चर नहीं दे रहे हैं। लाइव लेक्चर के जगह पे हम रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है वो हम आपको समझाना चाहते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ईएमटी जो आपका है, एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 2, इसका हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर बहुत सारा। और हम आपको चाहते हैं कि अब अगर हम आपको क्लासेस देंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ये मेरा कोशिश रहेगा। मानते हैं कि सीएमआर में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, सीएमआर आपका टाइम कम 1-1.5 महीना में ख़त्म होना था, लेकिन ज़्यादा समय लग गया है। तो सीएमआर का जो आपका टाइम ख़त्म हुआ है उस चीज़ को हम कवर करेंगे। उसके लिए ईएमटी का लेक्चर भी आपको साथ ही साथ अब मिलेगा। सीएमआर अब जैसे ख़त्म होगा वैसे ईएमटी का लेक्चर शुरू होगा
और EMT अगर हम वॉल्यूम 2 का लेक्चर दे रहे हैं आपको तो साथ ही साथ वॉल्यूम 1 भी चलेगा। समझिएगा मेरा बात को। पहले हम बोले थे आपको कि वीक में 3 डेज क्लास देंगे, 3 डेज पर वीक हम क्लास देंगे, ये मैंने आपको प्रॉमिस किया था। लेकिन अभी फ़िलहाल हम वीक में कोशिश करते हैं 5 से 6 क्लास पर वीक देने का, मेरा कोशिश रहता है ये, ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि वीक में 5 से 6 दिन जो क्लास दे रहे हैं वो तो हम दे ही, लेकिन एक दिन में हम 2 बार क्लास दें आपको, 2 बार एक दिन में हम क्लास देना चाहते हैं, मेरा ये टारगेट है। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमको वीडियो लेक्चर का सहारा लेना पड़ेगा। तो EMT का वॉल्यूम 2 हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए, ये तो आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ पैरेलल पे EMT का वॉल्यूम 1 का भी क्लास मिलेगा, ठीक है। ये दोनों का दोनों क्लासेस आपको मिलेगा CMR खत्म होने के जस्ट बाद। तो दोनों का दोनों आपका लाइव मतलब ये चलेगा, दोनों का दोनों आपका एक पैरेलल क्लास चलेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, मेरा यही टारगेट है। एकदम समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, डोंट वरी। थोड़ा सा आप कवर कीजिएगा, UPPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं या ओवरमैन माइंडसेट का। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सबको जय हिंद,